सो आज हम लोग कवर कर रहे हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। FRA CFA लेवल 2 का चैप्टर है ये। सो जो हम बैलेंस शीट में देखते थे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करके एक चीज़ लिखी रहती थी, तो हम बेसिकली उस चीज़ की बात कर रहे हैं आज। बैलेंस शीट में जो जो लिखा रहता था, दिस कंसर्न्स वॉट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज। ठीक है, करिकुलम के हिसाब से इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 नहीं बल्कि 4 ही हैं, यूजुअली 7 नहीं लिखते। तो एक तो आ गया हमारा जॉइंट वेंचर, ठीक है। एक आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और एक आ गया हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशंस। एक जो बेसिक क्राइटेरिया इनको डिवाइड करने का, एक तो वो है मेजॉरिटी ओनरशिप कितनी है बेसिकली। सो अगर मेरी ओनरशिप 0 to 20% है तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स में क्लासीफाई करूँगा। अगर मेरी ओनरशिप 20% to 50% है तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में क्लासीफाई करूँगा। अगर मेरी ओनरशिप ग्रेटर दैन 50% है तो मैं उसको बिजनेस क्लासिफिकेशन में, बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्लासीफाई करूँगा। अब जॉइंट वेंचर जो है ये तो बेसिकली वैसे ही रहता है कि मान लो 2 पार्टनर्स है तो कितना हो जाएगा 50-50। मान लो 3 पार्टनर्स है 33 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने एक ये क्राइटेरिया बताया कि ओनरशिप परसेंटेज पे पूरा का पूरा खेल चल रहा है, मतलब ये भी एक क्राइटेरिया है, बट ये वाला क्राइटेरिया फाइनल से नहीं रखता। फाइनल से कौन सा क्राइटेरिया रखता है, वो रखता है 2 कीवर्ड्स हैं बेसिकली हमारे। एक है कीवर्ड हमारा इन्फ्लुएंस और दूसरा है हमारा कीवर्ड कंट्रोल। इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में एक बहुत ही फाइन लाइन है, ठीक है, लेकिन वही फाइन लाइन इन चीज़ों को डिवाइड कर देती है। अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ तो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आपका फाइनेंशियल डिसीजन है या ऑपरेशनल डिसीजन है, तो उसके अंदर आई हैव अ से, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल बेसिकली सिग्निफाइज कि फाइनल कॉल मेरा रहेगा, नो मैटर तुम लोग कुछ भी कहते रहो, वीटो पावर मेरे पास है। तो वो चीज़ कंट्रोल बताता है हमारा। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट है, मान लो कोई कंपनी ए है, उसने कंपनी बी में 15% स्टेक लिया किसी एक्स अमाउंट के लिए, हमें उससे मतलब नहीं है। ओवर टाइम ईयर 1 में हमने 50% स्टेक अक्वायर करा, ईयर 2 में जाके हमने अपना स्टेक बढ़ाया और स्टेक बढ़ा के ईयर 2 में हम उसको ले गए 40%। तो जो चीज़ हमने पहले इस क्लासिफिकेशन की वजह से पहले इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स डाल रखी थी, वो अब उठ के इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स बन जाएगा। एक चीज़, अब इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पे वापस आते हैं। बेसिकली ये समझाने के लिए था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो होती है, एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन हॉप करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन आपका परसेंटेज। एंड दीज 2 कीवर्ड्स जो कि हैं आपके इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में मैंने फ़र्क बता ही दिया है। अब मान लो एक कंपनी ए है, ए नहीं है तो पहले ही कर लिया, एक्स कर लो, कंपनी वाई है। इस कंपनी ने, एक्स कंपनी ने 15% स्टेक उठाया कंपनी वाई में, तो हम इसको इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, इस वाली क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसको बोलेंगे चलो ठीक है, हम इसको इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स क्लासीफाई कर देते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स हैज़ इन्फ्लुएंस
इन फाइनेंशियल आपके ऑपरेशन हो गए या फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डिसीजंस बेसिकली, उसमें एक्स इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस होल्ड करता है। जैसे इन्फ्लुएंस की बात आएगी, ये सीधा का सीधा क्लासीफाई हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में। दिस विल बी क्लासिफाइड टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। क्यों? रीज़न ये है कि कीवर्ड आपका इन्फ्लुएंस यहाँ पे दे रखा है, तो इन्फ्लुएंस होल्ड करता है आपके फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजंस में, इन्फ्लुएंस होल्ड करेगा, तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन होगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में। इसका एक और मतलब ये है कि हमारा जो ओनरशिप परसेंटेज है वो एक फाइनल क्राइटेरिया नहीं है। ये दो कीवर्ड टेक्निकली हमारे फाइनल क्राइटेरिया हैं। अब मान लो कोई कंपनी W है, वो कंपनी Z में इन्वेस्ट करती है और वो सीधा जाके कितना स्टेक उठा लेती है आपका 50%, 50% नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं समझने के लिए, 49% स्टेक उठा लेती है। ये कंट्रोल का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बट W हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर आपका फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजंस, यही वाली लाइन, ठीक है, ये लिख लेना। तो अब क्या होएगा, कायदे से तो इस हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स क्लासीफाई होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स क्लासीफाई नहीं होएगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस। तो ये फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। कंट्रोल का एग्जांपल बाद में देंगे, इसको यहाँ पे उठा के यहाँ से कर लो, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये दोनों जो हैं, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड इन्फ्लुएंस है कि नहीं। अब आती है बारी कंट्रोल की। एक कंपनी C है, उसने कंपनी D में आपका 60% स्टेक उठा लिया, ठीक है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे में। 60% स्टेक होल्ड करता है, 60% स्टेक होल्ड करने की वजह से कायदे से तो कहाँ पे आना चाहिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बट C हैज़ नो कंट्रोल ओवर D's फाइनेंशियल या ऑपरेशनल। अब कंट्रोल का मतलब क्या है कि C की फाइनल से ही नहीं है। अगर तेरी फाइनल से नहीं है लेकिन फिर भी तुम 60% ओन करते हो, तो तुम कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे होगे और तुम मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी हो। सो ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ये क्लासीफाई हो जाएगी आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में। ऑन द अदर हैंड द अदर केस इज C डैश एक कंपनी है, D डैश में इन्वेस्ट करती है, लेकिन इस बार वो 50% से कम ओन करती है, 45% ओन करती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ कंट्रोल, C हैज़ कंट्रोल, C डैश हैज़ कंट्रोल ओवर D डैश। अब मैं इसको फिर से बिजनेस कॉम्बिनेशन में ले जाऊँगा। फिर से कीवर्ड्स क्या क्या आ गए मेरे, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब अगली चीज़, मेरा जो इन्फ्लुएंस है किसी कंपनी पे वो कैसे दिखेगा। मान लो कंपनी A है और वो कुछ स्टेक खरीद लेती है कंपनी B में। अब मैं ओनरशिप परसेंटेज X% लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में जैसे देखा, भले ही यहाँ पे ओनरशिप परसेंटेज 15 वाली थी जो कि फाइनेंशियल एसेट्स में जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इन्फ्लुएंस कैरी करता था, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स हो गया। यहाँ पे 49% था, लेकिन फिर भी ये आपका इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं रैंडमली X% मेंशन कर दिया है, ठीक है, बट द की वर्ड इज़ जो भाई साहब इन्फ्लुएंस कैरी करता है वो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स तो हो ही जाएगा। हम ये कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि इन्फ्लुएंस है। पहली चीज़, मान लो ए सप्लाइज रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है ए और बी के बीच में, ए रेट डिसाइड कर रहा है और फिर बी को बेच रहा है, और ये जो रॉ मटेरियल है की रॉ मटेरियल है जो कि बी की प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, कंपनी चलाने के लिए चाहिए मेरे को, तो जाहिर सी बात है ए का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा कंपनी बी पे। दूसरा, जैसे कोई टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है, अब मान लो भाई ए के पास कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चलाता है, ठीक है, अब वो बी यूज़ करता है, तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, ए विल इन्फ्लुएंस बी, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ की, ठीक है, इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लो ए का जो भी एम्प्लॉयज़ बेसिकली सेम है, ठीक है, ए का एक मैनेजर, ए इसमें की सप्लायर है, ठीक है, ए का कोई मैनेजर उठ के बी का सीईओ बन गया, इन्फ्लुएंस कर पाएगा, 100% कर पाएगा। ठीक है, फर्दरमोर चौथा आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे मैंने पहले एक कभी एग्जांपल दिया था, अगर तुम्हारे 6 या 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ए ने अपनी तरफ से 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी बिठा रखे हैं वहाँ पे, तो अगर मान लो कोई डिसीजन है, या तो येस होएगा उसमें या नो होएगा, तो जिस भी साइड ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइड कर गए तो वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं आ जाएगी और वही डिसीजन फिर प्रिवेल होएगा, तो डेफिनेटली ए विल हैव इन्फ्लुएंस ओवर बी, ठीक है। और पांचवा आ गया कि अगर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग हो गया या डिसीजन मेकिंग एक ही बात, उसमें अगर ए का पार्टिसिपेशन हो, तो भाई साहब ये फिर से सारी सारी चीज़ें एक ही पॉइंट करती हैं कि ए हैज़ इन्फ्लुएंस ओवर बी, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस का हो गया, ये हो गया, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो भी बता दिया। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, कैसे करते हैं इसमें, फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से वाले हो गए, अब उसको डिवाइड करेंगे, वो ओनरशिप परसेंटेज के बेसिस पे कर देंगे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे कीवर्ड्स मेंशन हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स जो है ना हमारा, एक तो IFRS की तरफ से, ठीक है, और एक US GAAP की तरफ से। इसका क्लासिक एग्जांपल जो है कि रिलायंस ने जो एशियन पेंट्स के अंदर माइनॉरिटी स्टेक उठाया था, ठीक है, एक ये इसका एग्जांपल है।
इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे IFRS के अंदर? जैसे हमने लेवल 1 में भी कर रखा है, फाइनेंशियल एसेट रिपोर्ट। FVPL, FVOCI और एमोटाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, दिस इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एमोटाइज कॉस्ट तो पता ही है, ये तो करते ही आए हैं, है ना, पता तो सारा ही होगा। वैसे लेवल 2 वाले ही होंगे इस चैनल पे। सो करिकुलम में कोई क्वेश्चन होगा वो करेंगे। फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि कैसे मूवमेंट होएगी बैलेंस शीट पे। कोई भी हमारा एसेट है वो रिपोर्ट होएगा फेयर वैल्यू पे, ठीक है। इस पे भी बैलेंस शीट पे रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। लेकिन इसकी बैलेंस, जब हम एमोटाइज कॉस्ट में कोई किसी सिक्योरिटी को क्लासीफाई कर रहे हैं और फिर उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट पे वो एमोटाइज्ड वैल्यू पर ही रिपोर्ट होएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो थोड़ा क्लिक हो जाएगा अगर किसी को याद नहीं है तो। और इनकम स्टेटमेंट पे क्या क्या जाएगा भाई साहब? तो इंटरेस्ट जाएगा आपका, ठीक है। कोई भी डिविडेंड वगैरह होएगा वो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट P&L में जाके सब कुछ हिट करेगा। इवन आपका अनरियलाइज्ड या रियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस, वो भी सारा का सारा P&L में जाके हिट करेगा। ऑन दी अदर हैंड सेम हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड होएगा, ये आपका जाके P&L में हिट करेगा, ठीक है। अगर मेरा कोई अनरियलाइज्ड गेन है या लॉस है, मेरा OCI में जाएगा। रियलाइज़ हो गया तो P&L में हिट करना ही है, लेकिन अनरियलाइज है तो OCI में जाएगा। OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट पे इसके सिर्फ रियलाइज्ड गेन्स जाएंगे या लॉसेस, एंड आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड तो कहाँ ही आएगा, इसमें इंटरेस्ट ही आएगा। सिमिलरली हमने इसको दूसरी तरफ क्या बोल दिया था, दिस वॉज HFT, दिस वॉज AFS, दिस वॉज HTM, हेल्ड टिल मैच्योरिटी अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इसके अंदर सिर्फ हमारी इक्विटी सिक्योरिटीज आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ हमारी डेट सिक्योरिटीज आती हैं। लेट मी सी, एकदम करिकुलम का फ्लो फॉलो कर रहे हैं अभी हम। एक जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम किसी भी सिक्योरिटी को एमोटाइज्ड कॉस्ट पे मेजर कर रहे हैं, उसकी दो चीज़ें हैं, दो क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। अगर दोनों होंगे तो ही एमोटाइज्ड कॉस्ट पे मेजर करेंगे, नहीं तो एमोटाइज्ड कॉस्ट पे मेजर नहीं करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट। ये बताता है कि जो हमारा फाइनेंशियल एसेट है ना, वो हमने होल्ड कर रखा है टू गेट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। पहले ये देखना कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो उस चीज़ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
दूसरी चीज़, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। जो ये कैश फ्लो मिल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, ये देखना या तो इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल हो, या प्रिंसिपल अमाउंट हो, या दोनों हो, तो ही ये एमोटाइज कॉस्ट के लिए एलिजिबल होएगा, नहीं तो ये उसमें एलिजिबल नहीं होएगा। तो अभी तक हमने ये सब कर लिया है। एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस चीज़ पे, जिसको याद है वो बढ़िया, जिसको नहीं याद वो भी बढ़िया, कर लेना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं, लगता है कि आते हैं लेकिन नहीं आते। तो एन इज़ हमारा 3, तो ये मैंने दे दिया है। N3 है, FE 1000 है, 210% है, YTM 12 है। अगर इससे हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करके निकालें तो हमारी जो प्रेजेंट वाली आ रही है वो आ रही है 952। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं एमोटाइज्ड कॉस्ट पे। ओके, ये ईयर आ गया हमारा, बिगनिंग आ गया बैलेंस, ये इंटरेस्ट आ गया, कूपन आ गया, ये लोन रिपेमेंट अमाउंट आ गया, और आखिरी में सॉरी एंडिंग बैलेंस आ गया। ये 1 2 3 हमें इसको कैसे रिपोर्ट करना है, एमोटाइज कॉस्ट पे। जैसा हमने देखा बैलेंस शीट पे जो हमारी एंडिंग वाली होगी एमोटाइज वाली रिपोर्ट होगी, और कोई भी रियलाइज़ होगा। रियलाइज़ का मतलब यही है कि भाई साहब ये n=3 हिट कर लिया हमने, रियलाइज़ हो जाएगा। और इंटरेस्ट जो भी है आपका इनकम स्टेटमेंट पर जाएगा। शुरू करते हैं। जो हमारा बिगनिंग अमाउंट है वो हमारा 952। और जो आप इंटरेस्ट निकालने का मेथड है ना, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। वैसे तो सिंपल है, YTM का परसेंटेज कर दो, ठीक है, इनटू तुम्हारा जो भी बिगनिंग बैलेंस है। ठीक है, इसके सिवा और भी मेथड होता है लेकिन फ़िलहाल हमें यही दे रखा है। सो दिस वुड बी 952 इंटू आपका 0.12 114 आ जाएगा। ये कूपन हमें 100 मिला। लोन रिपेमेंट कितना हुआ 14 का। एंडिंग बैलेंस कितना आ गया आपका, इट इज़ 952 प्लस 14 आपका 966। यही बैलेंस अब मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए 966। अगेन मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड लगाऊंगा और यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा। बिगनिंग बैलेंस हमारा इस बार 966 हो गया है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.12 के साथ। दिस वुड कम आउट टू बी आपका 116। अगेन 100 हमारा कूपन फिर से आया सेकेंड ईयर में। लोन रिपेमेंट 16 रुपीज़ का हो गया, 966 प्लस 16 982। सेम बैलेंस यहाँ पे चला गया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड आया, दिस इज़ हमारा 118 आ गया, अप्रॉक्स 18 का आ गया, एंड वी गेट 1000 नोट फी।
हम्म। अब एक्चुअली में अगर मान लो हमारा वाई टी एम अभी तो बड़ा है, लेकिन अगर वाई टी एम छोटा होता तो हमारे जो लोन रिपेमेंट्स वाले अमाउंट आते नेगेटिव आ जाते, फिर हमारा जो एंडिंग बैलेंस होता 1000 की तरफ जाने के बजाय, मतलब 1000 की तरफ ही जाता लेकिन कम हो रहा होता। पुल टू पार वाला कॉन्सेप्ट, ओके, जो लेवल 1 में पढ़ा था। हम्म। तो जो हमारी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट की जो थर्ड ईयर की बैलेंस शीट है उसमें 982 दिखेगा, सेकंड ईयर की बैलेंस शीट है उसमें 966 दिखेगा, और जो हमारी फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसके अंदर 952 दिखेगा। ओके देन, कोई एक क्वेश्चन और जो हो। बेसिकली जो रिपोर्टिंग हो रही है ना, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एट एमोटाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम स्टेटमेंट वेट करेगा ये, और ये लोन रिपेमेंट अमाउंट्स है हमारे। इतने से बेसिकली हमारे जो ये बॉन्ड है इतने से अमोटाइज हो के आगे सालों में जा रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो इसका दे नहीं रखा। एनी हाउ, ये तो एमोटाइज कॉस्ट हो गया या आपका एच टी एम हो गया, एक ही बात है। अब इसका एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम, अगर ये अवेलेबल फॉर सेल पे रिपोर्ट हुआ होता तो, ए एफ एस पे अगर रिपोर्ट हुआ होता तो क्या होता। अवेलेबल अवेलेबल फॉर सेल के लो या एफ वी ओ सी आई के लो, तो इसके लिए अलग पेज ही ले लेते हैं। सारे मेजर्स सेम हैं, ठीक है। दिस इज 3, 0 1 2 3, गेटिंग 100 हेयर 100 हेयर, और जो हमारा आया था दैट वाज 952। ठीक है, वाई टी एम वॉज अगेन 12%, आपका कूपन रेट दिख ही रहा होगा 10% है, बट दिस टाइम वी क्लासीफाई दिस सिक्योरिटी एज ए एफ एस अवेलेबल फॉर सेल और एफ वी ओ सी आई। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ें होंगी। सो दिस इज ईयर, दिस इज बिगनिंग बैलेंस। जो एंडिंग बैलेंस है ना, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि एंडिंग बैलेंस जो है वो रिपोर्ट होएगा हमारा फेयर वैल्यू पे। ठीक है, बिगनिंग बैलेंस एज यू कैन सी इज़ 952। इफेक्टिव इंटरेस्टेड मेथड यहाँ पे भी लगेगा, तो 952 इंटू 0.12 हम करेंगे, दैट वुड कम आउट टू बी 114। कूपन 100 का आया 14। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं एंडिंग बैलेंस में, एंडिंग बैलेंस में मैं लिखूँगा हमारा जो मार्केट वैल्यू है ईयर 1 के एंड पे। तो हम ये तो बेसिकली अज्यूम करके चलना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि यहाँ पे हम कुछ और डाल सकें। मान लेते हैं कि वो 970 हो गया, ओके, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ गया बेसिकली। एक और ऐसे, ठीक है, देखते हैं ओ सी आई में क्या क्या चेंजेस लाता है ये, कितना होना चाहिए था ये अगर मैं एमोटाइज बेसिस पे करता है इसको रिपोर्ट। तो दैट शुड हैव बीन आपका 952 प्लस मेरा जो इंटरेस्ट आया है माइनस जो कूपन मैंने रिसीव कर लिया है।
शुड हैव बिन 966, लेकिन मेरे पास अभी है कितना एसेट में अपना फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, कितने पे रिपोर्ट हो रहा है 970 पे। तो मेरे को फ़ायदा है नुकसान? फ़ायदा है मेरे को, कितना +4 का। अब जब मैं उसको फिर से रिपोर्ट करूँगा अगले साल, तो मेरा बिगनिंग बैलेंस जो होएगा वो एमोटाइज कॉस्ट पे नहीं होएगा, दैट वुड अगेन बी एट आपका मार्केट वैल्यू। सो 970 मैं लिखूँगा कि ये मेरी नई वैल्यू है। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब बेसिकली अभी हम यहाँ पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरी वैल्यू जो है 972 पहुँच गई, 970 पहुँच गई है। मेरा बाकी का स्केड्यूल तो यूँ का यूँ सेम है। मैं वापस YTM कैलकुलेट करता हूँ इसमें। अगर 970 मेरा PV हो गया नेगेटिव साइन के साथ, 100 मेरा PMT हो गया, 1000 मेरा FA हो गया, और 2 साल रह गए। इसको अगर मैं हटा दूँ तो 0 1 2 ही तो हो गया। मैंने YTM IY आपका कंप्यूट करा, दिस कम्स आउट टू बी 11.77%। अब जो मेरी इंटरेस्ट इनकम बनेगी ना, वो इसके बेसिस पे बनेगी। तो 970 मल्टीप्लाइड बाय दिस कम्स आउट टू बी 114.17, ठीक है। फिर से कूपन मेरे पास इतने का आ गया, एमोटाइजेशन मेरे पास मतलब 14.17 आ गया। अब हम फिर से ज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। इसका इंटरेस्ट रेट का अगर किसी को समझना है तो ये समझ सकते हो। अभी वो 3 साल का था, तो मेरे पास ऑलरेडी YTM दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब वो बॉन्ड 3 साल का नहीं रहा है, प्लस उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है कम्प्लीटली। इट इज़ नॉट 966 जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी, इट इज़ 970 नाउ। कॉन्सिक्यूटिवली YTM भी चेंज करेगा, तो इंटरेस्ट जो निकलेगा नए YTM के हिसाब से निकलेगा। ओके, सो एंडिंग बैलेंस जो है हम अज्यूम करते चलते हैं, नया एंडिंग बैलेंस आपका आ रहा है 980 का। वैसे तो कितना आना चाहिए था अगर मैं देखूं एमोटाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से, प्लस 970 ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट 984 होना चाहिए था मेरा, 984.17, लेकिन मैंने कितना मान के चला भाई साहब, 980 हो गया। जो चीज़ हमारी 984 की होनी चाहिए थी वो मार्केट में आज 980 की है। प्रॉफिट है और लॉस है? लॉस है हमारा। कितने का? 4.17 का लॉस है हमारा। अब एंडिंग बैलेंस एट 31st December इज़ माई बिगनिंग बैलेंस एट 1st Jan नेक्स्ट ईयर का 980 आ गया। अब मैं इसका YTM फिर से कैलकुलेट करूँगा, ये फिर से कंडीशंस चेंज हो गई हैं। दिस वॉज फॉर ईयर 2, ठीक है, याद रखना। अब तो 1 ही साल रह गया, पहले के 2 साल मैंने हटा ही दिए। मैं बोल रहा हूँ 980 है यहाँ पे वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ इस बॉन्ड के हिसाब से, इस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के हिसाब से मेरे को ऐसे मिलना था 100 + 1000। आई विल अगेन कैलकुलेट द YTM। YTM कंप्यूट IY बोल लो, YTM बोल लो, 12.25% आ गया। देन आई विल अगेन कैलकुलेट यूजिंग दिस हमारा इंटरेस्ट इनकम। कम्स आउट टू बी 120। कूपन कितने का मिला? 100 का। रीपेमेंट कितने का हुआ? 20 का। कायदे से कितने का होना चाहिए था? ये 1000 का होना चाहिए था। और मैं मान लेता हूँ चलो, क्योंकि हम क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, कि ये आखिरी में जाके
1000 का ही हो गया। तो यहाँ पे हमारा कोई भी चीज़ OCI में रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि 0, ठीक है, क्योंकि हमारा एमोटाइजेशन के हिसाब से और हमारा आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड जो हमने लगाया है अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी के में, सॉरी, एमोटाइजेशन के हिसाब से हमारा 1000 पहुंच गया, और हमारा जो मार्केट वैल्यू था, एंडिंग बैलेंस था, दैट टू रीचेज 1000। तो कोई डिफरेंस पैदा ही नहीं हुआ जो OCI में जा सके, ठीक है। और ये हर साल बैलेंस शीट पर रिपोर्ट होते रहेंगे OCI में, एंड दिस विल अफेक्ट हमारा इक्विटी वगैरह। हमने इसको क्योंकि 3 साल तक होल्ड कर रखा है, तो ऐसे रियलाइज़ तो होएगा नहीं, अनरियलाइज गेंस में जाएगा, ठीक है। वैसे इतना तो क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल है, तो कहीं ना कहीं हम इसको उठा के बेच देंगे। अगर ये मेरा FVPL होता या HFT कह लो,